हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक एक पेपर का सॉल्यूशन है। यह है ग्रह लाघव करण ज्योतिष थर्ड सेमेस्टर एमए का पेपर है, सन 2024 का सॉल्यूशन। इसका प्रथम भाग हम बना चुके हैं पार्ट वन में, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। अभी ये पार्ट टू है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का आपको सॉल्यूशन हम देंगे। प्रश्न पत्र ये अटैच्ड है 2024 का। 1 से 5 डिस्कस कर चुके हैं, आज हम 6 से 10 तक देखेंगे। छठा प्रश्न है शुक्र ग्रह के उदयास्त साधन का परिचय दीजिए। सातवां है चंद्र संगोन्नति साधन काल की सोदाहरण व्याख्या। आठवां है संगोन्नति में दिग्ज्ञान। नवां है व्यतिपात का सविस्तार। 10वां है वैधृति और व्यतिपात दोनों की संभावना। तो छठा प्रश्न जो है, शुक्र ग्रह के उदयास्त साधन प्रकार का परिचय दीजिए। तो ग्रह लाघव करण ज्योतिष ग्रंथ में शुक्र ग्रह के उदयास्त साधन अर्थात हेलिकल राइजिंग एंड सेटिंग का प्रकार मुख्य रूप से सूर्य से उसकी तात्कालिक कोणीय दूरी अर्थात कालांश पर निर्धारित है। शुक्र उदयास्त साधन का प्रकार। ग्रह लाघव के अनुसार शुक्र का उदय या अस्त उसकी सूर्य से एक निश्चित कोणीय दूरी के कारण होता है, जिसे कालांश या अंशात्मक अंतर कहा जाता है। इसका पहला मूल सिद्धांत क्या है? जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण वह अदृश्य हो जाता है, जिसे हम अस्त होना कहते हैं। जब वह सूर्य से पर्याप्त दूरी पर चला जाता है तो फिर से दिखलाई देने लगता है, जिसे हम ग्रह का उदय होना कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? शुक्र के लिए विशिष्ट मान। ग्रह लाघव के मत से शुक्र के उदयास्त के लिए निर्धारित कालांश कोणीय दूरी 10 अंश है। इसका अर्थ है कि जब शुक्र और सूर्य के स्पष्ट देशांतर में अंतर 10 अंश या उससे कम होता है तो शुक्र अस्त माना जाता है। जब यह अंतर 10 से अधिक हो जाता है तो शुक्र का फिर से उदय हो जाता है। तीसरी कंडीशन है वक्री या रेट्रोग्रेड होने पर विशेष नियम। यदि शुक्र वक्री या विपरीत हो, विपरीत गति का जाता हुआ प्रतीत हो, तो उदयास्त के लिए निर्धारित कालांश में 2 अंश की कमी की जाती है। अर्थात वक्री शुक्र के लिए यह अंतर मान 8 अंश या 8 डिग्री का होता है। 10 - 2 बराबर 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तो प्रश्न में सिर्फ शुक्र ग्रह का पूछा गया है। यहाँ हमने कालांश ज्ञान सभी ग्रहों के दे दिए हैं। सूर्य के सम्मुख सबसे पहले बुध आता है। बुध का कालांश 14 मार्गी होने पे, 12 वक्री होने पे, ये सब अंशात्मक मान है। शुक्र का 10 मार्गी होने पे, 8 वक्री होने पे, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा लगाता है, अर्थात चंद्रमा का निकाला जाएगा, पृथ्वी का निकलेगा नहीं, क्योंकि ज्योतिष में तो हम पृथ्वी को के ऊपर ही उपस्थित है और उसको केंद्र पे मानते हैं, जियोसेंट्रिक लेते हैं। इसलिए उसके चारों तरफ चक्कर लगाने में चंद्रमा का लिया जाएगा। उसका कालांश है 12 अंश। मंगल का है 17, इसका वक्री का नहीं होता है। बृहस्पति का 11 और शनि का 15। तो मंगल, बृहस्पति और शनि इनके वक्री होने पे मान नहीं बदलते हैं, ना ही चंद्रमा का। पर बुध और शुक्र जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आते हैं, इसलिए इनके वक्री मान भिन्न होते हैं, क्योंकि प्रभाव भी सबसे ज्यादा नजर आता है वक्री होने का। बगल में हमने जो प्रश्न ये फोटो लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि कालांश कैसे असर करता है। ऐसी स्थिति में जिस ग्रह को अस्त हो रहा है या उदय हो रहा है, वो असल में पृथ्वी के जस्ट अपोजिट, क्योंकि सूर्य बीच में आ जाता है, अपनी परिक्रमा कर रहा है, अपने पथ पर है। जैसे यहाँ पे हमने बृहस्पति का लिया है। जब ये सूर्य से 11 डिग्री दूर था और जब और उसके पास पहुंचा तो यह अस्त हो गया, और यह सूर्य से 11 डिग्री बाद फिर से उदय हो जाएगा। तो इन दो स्थितियों के बीच के अंशात्मक मान 11 अंश को हम कालांश कहते हैं। गुरु के केस में यह 11 है, शुक्र के केस में 10 है। ग्रह लागों के अनुसार शुक्र के उदयास्त की गणना की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है। अब इसकी गणना कैसे करते हैं वो बताएं। सबसे पहले तो स्पष्ट ग्रह की गणना करना। सर्वप्रथम उस विशिष्ट समय और स्थान के लिए सूर्य और शुक्र के स्पष्ट देशांतर की गणना की जाती है। दूसरा, देशांतर अंतर, दोनों के देशांतर का अंतर अर्थात कोणीय दूरी निकाला जाता है। फिर तीसरा, कालांश से तुलना,
इस अंतर की तुलना 10 अंश या वक्री होने पर 8 अंश के निर्धारित कालांश से की जाती है। चौथा, उदयास्त निर्धारण। यदि अंतर निर्धारित कालांश से कम है तो शुक्र अस्त है। यदि अंतर निर्धारित कालांश के बराबर या उससे अधिक है तो शुक्र उदित है। यह विधि भारतीय ज्योतिष में पंचांग गणना और मुहूर्त निर्धारण का आधार है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, यह है शुक्र का पूर्व में उदय और पूर्व में अस्त होने के बाद पुनः पश्चिम में उदय तथा पश्चिम में अस्त 19 मास 24 दिन के बाद होता है। एक फार्मूला है कि उदयास्त मास, उदय मास या अस्त मास में यदि हम पुनः उदयास्त अवधि यही 19 मास 24 दिन जोड़ देते हैं तो इतने समय पश्चात पुनः से यदि उदय में जोड़ा है तो उदय होगा, अस्त में जोड़ा है तो अस्त होगा। इतने समय बाद, अर्थात जिस समय में उदयास्त काल आया हो उसमें इस 19-24 काल को जोड़ दे तो जो योगफल प्राप्त होता है चैत्र मास से उतने ही समय के बाद पुनः उस ग्रह का उदय अथवा अस्त काल समझना चाहिए, और उसी काल को घटा देने पर पहले का उदय तथा दूसरे का अस्त काल शेष के रूप में प्राप्त होता है। सातवां प्रश्न है, चंद्र श्रृंगोन्नति साधन काल की सुधारण वर्णना कीजिए या व्याख्या कीजिए। ग्रह लाघव ग्रंथ में चंद्र श्रृंगोन्नति साधन का अर्थ है किसी निश्चित समय पर चंद्रमा के दृश्य श्रृंगों सींग अर्थात किनारों की ऊंचाई और स्थिति अर्थात आकार का गणितीय रूप से निर्धारण करना। यह विधि चंद्रमा की कलाओं और आकाश में उसकी स्थिति पर आधारित है, जिसका उपयोग अक्सर पंचांगों में चंद्रमा के आकार और उदय अस्त के समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके सप्तमी तिथि की 30 घटी तक और चतुर्थ चरण में पुनः सप्तमी तिथि की 30 घटी से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा श्रृंग अर्थात क्रीसेंट की आकृति का होता है। चंद्र श्रृंगोन्नति काल साधन। प्रत्येक चंद्रमास के प्रथम अथवा चतुर्थ चरण में चंद्रमा की श्रृंगोन्नति देखी जाती है। शुक्ल पक्ष में जिस दिन श्रृंगोन्नति का विचार करना हो उस दिन सायकाल के समय सूर्य चंद्र राहु और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गत तिथि गिने। यदि कृष्ण पक्ष में श्रृंगोन्नति देखनी हो तो अपने इच्छित दिन में सूर्योदय के समय सूर्य चंद्र राहु और ऐश्य आने वाली तिथि की गणना करनी चाहिए। चंद्र श्रृंगोन्नति साधन का सिद्धांत। चंद्रमा की कलाएं सूर्य और चंद्रमा के बीच के कोणीय अंतर अर्थात देशांतर पर निर्भर करती हैं। ग्रह लाघव में इस साधन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित खगोलीय चरों की आवश्यकता होती है। पहला, सूर्य चंद्रमा का स्पष्ट देशांतर। चंद्रमा के दृश्य भाग का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट देशांतर के अंतर से होता है। अमावस्या पर वे एक साथ होते हैं, अंतर्मान 0 डिग्री, और पूर्णिमा पर एक दूसरे से विपरीत 180 डिग्री पर होते हैं। दूसरा सिद्धांत साधन का सिद्धांत है ईस्ट काल या अभिष्ट समय का निर्धारण। जिस समय श्रृंगोन्नति देखनी है वह समय जो अक्सर सूर्यास्त सूर्योदय या किसी विशेष रात्रि का समय हो। साधन की प्रक्रिया। ग्रह लाघव के श्रृंगोन्नत्याधिकार अध्याय में चंद्र श्रृंगोन्नति साधन के चरण कुछ इस प्रकार है। पहला, तात्कालिक स्पष्ट ग्रह ईस्ट काल, उदाहरण के लिए सूर्यास्त या सूर्योदय पर सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट देशांतर की गणना करें। दूसरा, उदयास्त लग्न, उस समय का उदयास्त लग्न ज्ञात करें। तीसरा, शंकु का साधन, चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति और उन्नत घटिकाओं अर्थात ईस्ट काल तक बीते समय का उपयोग करके शंकु अर्थात ऊंचाई का माप का साधन करें। चौथा, कला का निर्धारण, सूर्य और चंद्रमा के देशांतरीय अंतर के आधार पर चंद्रमा के शुक्ल अर्थात उज्ज्वल भाग का पता लगाएं। चंद्रमा का वह भाग जो शुक्ल होता है उसी का ऊपरी हिस्सा संग्राकार होता है। अब एक उदाहरण भी व्याख्या देनी थी प्रश्न में, तो एक उदाहरण भी लेते हैं। मान लीजिए हमें किसी दिन सूर्यास्त के समय चंद्रमा की श्रृंगोन्नति ज्ञात करनी है। तिथि है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। तो ये डेटा मिला। शाम के वक्त में सूर्यास्त के समय चंद्रमा की श्रृंगों की उन्नति अर्थात सींगों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिथि पता है, वो है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। तो पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेप खगोलीय स्थिति। माना उस दिन सूर्यास्त के समय स्पष्ट सूर्य मेष राशि में 20 अंश पे है, अर्थात एक राशि 20 अंश पर। माना उस समय चंद्रमा
स्पष्ट चंद्रमा मिथुन राशि में 8 अंश पे है। ये भी डेटा आपको देना पड़ेगा कि कहाँ पे दोनों स्थित हैं। सूर्य मेष राशि में 20 अंश पे, चंद्रमा मिथुन राशि में 8 अंश पे है। अब इसका दूसरे स्टेप में हम देशांतर अंतर निकालेंगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर, यही देशांतर अंतर कहलाता है। यह बराबर होगा जो आगे है, अर्थात चंद्रमा आगे है मिथुन मिथुन राशि और 8 अंश में से हम सूर्य का मेष राशि 20 अंश घटाएंगे। अब 8 में से 20 घटेगा नहीं, इसलिए मिथुन में से एक राशि उधार लेंगे। मिथुन एक राशि देगा, एक राशि 30 अंश की होती है, तो 30 अंश आएंगे, तो 30 8 38 अंश बन जाएंगे। 38 में से 20 घटाएंगे, 18 अंश आएंगे, इसलिए अंतर में देखिए 18 अंश। अब मिथुन ने एक राशि दिया है, तो मिथुन बन गया वृष अर्थात 2 राशि, और यहाँ पे मेष इसका मान 1, तो 2 में से 1 गया 1, अर्थात एक राशि 18 अंश आपको घटने पर मिला। प्रक्रिया हमने समझा दी है। मिथुन ने अपना 1 दिया, ये 38 बना, ये लिखा है 38, ये बन गया 2। मेष का मतलब 1 और इसका 20 अंश, तो 20। अब 38 में से 20 घटाया 18 आया, 2 में से 1 घटाया 1 राशि आया। अब एक राशि 18 अंश को 48 अंश कहेंगे, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की, 30 और 18 48 अंश टोटल मान। ये देशांतर हुआ। कला और श्रृंगोन्नति, तीसरा पॉइंट है। यह अंतर अमावस्या पर 0 और पूर्णिमा के दिन 180 के बीच है। इस अंतर के आधार पर चंद्रमा का कितना भाग प्रकाशित या निर्धारित होता है, क्योंकि 48 डिग्री मान मिला, मैक्सिमम प्रकाशित 180 होता है, अर्थात कितना रेशियो में, इसको अगर हम रेशियो में बोले तो लगभग 48 48 आउट ऑफ 180 पार्ट प्रकाशित भाग है। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 कर देंगे, तो कितना परसेंट प्रकाशित भाग है वो निकल आएगा। यह प्रकाशित भाग ही चंद्रमा की श्रृंगों की ऊंचाई और आकार तय करता है। गणित के माध्यम से इस कोणीय अंतर 48 अंश और उस समय की स्थानीय अक्षांश स्थिति का उपयोग करके चंद्रमा के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई की गणना की जाती है। इस प्रकार ग्रह लाघव के सूत्रों का पालन करके ज्योतिषी बिना आधुनिक उपकरणों के चंद्रमा के श्रृंगों की आकाश में स्थिति और ऊंचाई का अनुमान लगाते हैं। 8वां प्रश्न जो है, श्रृंगोन्नति में दिग्ज्ञान का सविस्तार परिचय दीजिए। अब फिर से श्रृंगोन्नति है, इसमें दिशा का ज्ञान। ग्रह लाघव करण ग्रंथ में चंद्र श्रृंगोन्नति चंद्रमा के श्रृंगों की ऊंचाई और उसका आकार के साधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिग्ज्ञान अर्थात दिशा ज्ञान है, जिससे यह पता चलता है कि चंद्रमा के प्रकाशित श्रृंग अर्थात किनारे आकाश में किस दिशा में झुके हुए या स्थित हैं। यह केवल ऊंचाई नहीं बल्कि उसकी दृश्य दिशा का निर्धारण है। तो अब दिग्ज्ञान का सिद्धांत क्या है? दिग्ज्ञान का आधार यह है कि चंद्रमा का प्रकाशित भाग हमेशा सूर्य की दिशा में होता है, जबकि अप्रकाशित भाग सूर्य से दूर होता है। ग्रह लाघव में यह दिशा ज्ञान गणितीय गणनाओं के माध्यम से किया जाता है, जो स्थानीय अक्षांश सूर्य चंद्रमा की स्थिति और ईस्ट काल पर निर्भर करता है। ग्रह लाघव में दिग्ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है और इसमें जटिल त्रिकोणमितीय सिद्धांत, गोलीय त्रिकोणमिति का उपयोग होता है, जिन्हें ग्रह लाघव में सरल सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अब ये प्रक्रिया में पहला पद जो है, पहला स्टेज स्पष्ट ग्रह और ईस्ट काल का साधन। सबसे पहले ईस्ट काल जैसे सूर्यास्त पर सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट देशांतर क्रांति और अक्षांश की गणना की जाती है। दूसरा उन्नत और अवनत काल। ईस्ट काल से सूर्य या चंद्रमा के उदय अस्त का समय निकाला जाता है, जिसे उन्नत अर्थात बीता हुआ या अवनत अर्थात शेष बचा हुआ काल कहते हैं। तीसरे स्टेज में हम चरखंड और द्विज्या निकालते हैं। स्थानीय अक्षांश के अनुसार चरखंड और द्विज्या साइन ऑफ द हाफ के ड्यूरेशन की गणना की जाती है। चौथे में हम शंकु और भुज साधन करते हैं। इन सभी मानों का उपयोग करके चंद्रमा के शंकु अर्थात आकाश में ऊंचाई या जिसे हम लंब कहते हैं और भुज क्षितिज पर दूरी या आधार का साधन किया जाता है। पांचवें स्टेज में हम दिग्ज्ञान अर्थात दिशा का अब निर्धारण करने जा रहे हैं। शंकु और भुज के मानों और उनके धनात्मक या ऋणात्मक संकेतों के आधार पर दिशा का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए यदि शंकु और भुज दोनों धनात्मक हैं तो एक विशेष चतुर्थांश अर्थात दिशा इंगित होती है। दिग्ज्ञान का फल क्या मिलता है? इन गणनाओं के आधार पर यह निर्धारित होता है कि चंद्रमा के श्रृंग
किस प्रमुख दिशा की ओर उन्मुख है। ये आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1, पूर्व या पश्चिम। सामान्यतः शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के सुरंग पश्चिम की ओर तथा कृष्ण पक्ष में पूर्व की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रकाशित भाग हमेशा सूर्य की ओर होता है। यह अकाट्य सच है, क्योंकि सूर्य से रोशनी आ रही है तो प्रकाशित हिस्सा भी सूर्य की ही तरफ होगा। दूसरा, अन्य दिशाएं। ग्रह लागों के सूक्ष्म गणितीय साधन से यह सटीक रूप से पता चलता है कि वे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या किसी अन्य उप दिशा में कितने अंश पर झुके हैं। संक्षेप में, ग्रह लागों में दिग्ज्ञान केवल पूर्व या पश्चिम कहना नहीं है, बल्कि उस समय के खगोलीय निर्देशांकों का उपयोग करके चंद्रमा के सुरंगों की आकाश में सटीक कोणीय स्थिति का पता लगाना है, जिससे ही पंचांग में चंद्रमा की वास्तविक दृश्यता का सही चित्रण किया जा सके। व्यतिपात पर सविस्तार निबंध लिखिए, ये 9वां प्रश्न है। तो व्यतिपात योग है जो सूर्य चंद्र के कारण बनता है, इस पर एक निबंध लिखना है। तो भारतीय ज्योतिष में व्यतिपात एक महत्वपूर्ण और तकनीकी खगोलीय घटना है, जिसे मुख्य रूप से 2 संदर्भों में देखा जाता है। नंबर ये एक, यह एक नित्य योग में आता है, जो प्रतिदिन हर दिन एक नया योग लग जाता है। उसमें से उन 27 योगों में से एक है। यह 27 नित्य योगों में से 17वां योग है। दूसरा, खगोलीय घटना है, यह एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना। यह सूर्य और चंद्रमा की विशेष सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। अब इसकी सिंपल परिभाषा के बाद इसकी खगोलीय परिभाषा, व्यतिपात की खगोलीय परिभाषा, एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशन देनी है। व्यतिपात एक दुर्लभ खगोलीय स्थिति है जो यह बताती है कि जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से संरेखित होती है, तब इसकी सटीक खगोलीय स्थिति निकलती है। और वह क्या है? एक, देशांतर के योग। जब सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड, जिसमें साइन मान लेते हैं, अर्थात जो पृथ्वी झुकी हो उस मान को जोड़ के, तो जब सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट देशांतर का कुल योग 180 डिग्री यानी ठीक एक दूसरे से विपरीत होती है। ठीक है, तो सूर्य का आपने लॉन्गिट्यूड निकाला, चंद्रमा का निकाला, दोनों का योग किया और वो 180 डिग्री आए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? बी, समान क्रांति, डिक्लिनेशन इनका समान है। इसके साथ ही दोनों की क्रांतियां, डिक्लिनेशन भी समान होती है। सी, विपरीत आयन। एक उत्तरायण में होगा तो दूसरा दक्षिणायन में होगा। सूर्य यदि उत्तरायण में तो चंद्रमा दक्षिणायन होगा। डी, एक ही गोलार्ध में सूर्य चंद्र होते हैं। अर्थात चौथी स्थिति में ये पता चलता है कि व्यतिपात योग में दोनों या तो उत्तरी गोलार्ध में होंगे या दोनों दक्षिणी गोलार्ध में। अब आपको चित्र से हम यहां समझा देंगे कि ये क्या हो रहा है। देखिए, व्यतिपात योग दिया है, ये मेरा नाड़ी वृत्त है, ये मेरा क्रांति वृत्त है। दोनों का कटान बिंदु, ये इक्विनॉक्स कहलाते हैं, कटान बिंदु। ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बसंत संपात, ये शरद संपात। अब इन संपात बिंदुओं से जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता है, ये नीली रंग की लाइन हरे से जितनी दूर जाती है, उसका अंशात्मक मान बढ़ता चला जाता है। मैक्सिमम समर सोलेस्टाइस पे ये 24 डिग्री होता है, जब मिथुन खत्म होता है, मिथुनांत या कर्क की शुरुआत। तो व्यतिपात योग कब पड़ता है? जब दोनों सूर्य चंद्रमा एक ही गोल में हो। अब ये हरी लाइन के ऊपर उत्तरी गोल है, हरी लाइन के नीचे, नाड़ी वृत्त के नीचे दक्षिणी गोल है। दोनों एक ही गोल में हो और दोनों का एक ही क्रांति हो, तो देखिए एक दूसरे के सामने नजर आएंगे। तो यहाँ पे एक दूसरे की, दोनों की क्रांति समान है। अब क्योंकि ये लगभग 60 अंश पे है, 24 डिग्री मैक्सिमम होती है, यहां से यहां तक 90 डिग्री का मान होता है। 3 राशियां होती हैं, संपात से लेके उच्चतम मान तक 90, अर्थात 3 राशियां होती हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, 30-30 डिग्री की 3 राशि। इसी तरह से मैक्सिमम मान इसका 24 डिग्री होता है क्रांति का। तो 8-8 के 3 हिस्से मान लीजिए, 8-8 डिग्री। तो मेष वृष मिथुन को 8-8 डिग्री मिले, क्योंकि ये 60 डिग्री के आसपास नजर आ रहा है, तो 16 डिग्री इसकी क्रांति है। सन की भी 16 डिग्री ही आएगी, क्योंकि ये नीचे से देखिए ये उतनी ही ऊंचाई है। संपात, शरद संपात से इसका नापा जाएगा। देशांतर की बात करें तो मून का क्या आएगा? संपात बिंदु से 60 है, तो मून का 60 मान हो गया। फिर 30 आगे गए, समर 16 90 हो गया। फिर 90 में 30 और जोड़ा तो सन का आ गया, 9 3 12, 120 सन का आ गया।
तो अब इसको हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे व्यतिपात योग का। देशांतर योग 60 धन 120 180। तो पहली कंडीशन ए पूरी हो गई। दूसरा, चंद्र उत्तरायण है, सूर्य दक्षिणायन है। आप यहाँ देख सकते हैं चंद्र बसंत संपात वाले रास्ते पे है, तो ये उत्तरायण हुआ। और सूर्य शरद संपात वाले रास्ते पे है, तो ये दक्षिणायन हुआ। दोनों उत्तरी गोलार्ध में है, हरी लाइन के ऊपर है, दोनों उत्तरी गोलार्ध में है। और दोनों की क्रांति 16 है, ये हमने बताई। तो अभी वैधृतिपात भी यहाँ पे दिया है, उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको व्यतिपात बताना। तुलनात्मक अध्ययन अगर हम बात करें तो वैधृति और व्यतिपात का, व्यतिपात और वैधृति, आयन गोल और संक्रांति। तो आयन के मामले में देखा जाए तो व्यतिपात के आयन विपरीत होते हैं सूर्य चंद्रमा के। वैधृति में सूर्य चंद्रमा के आयन समान होते हैं। गोल की बात करें तो व्यतिपात के केस में सूर्य चंद्रमा के गोल समान, वैधृति में सूर्य चंद्रमा के गोल विपरीत। क्रांति की बात करें तो व्यतिपात और वैधृति दोनों में अंशात्मक मान तो समान होगा, पर क्रांति एक, व्यतिपात में तो दोनों की एक ही गोलार्ध में होगी, पर वैधृति में विपरीत गोलार्ध, क्योंकि देखिए गोल यहां विपरीत। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसका व्यतिपात का ज्योतिषीय महत्व और प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में व्यतिपात योग को सामान्यतः अत्यंत अशुभ माना जाता है, इसे रुद्र का शासन माना जाता है। पहला, शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। पंचांग में इस योग की अवधि को सभी प्रकार के शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति का जन्म व्यतिपात योग में होता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता, चुनौतियां, स्वास्थ्य समस्याएं या वित्तीय कठिनाइयां आ सकती हैं, विशेषकर यदि कुंडली में अन्य हानिकारक ग्रहों का प्रभाव हो। ऐसे मामलों में शांति पूजा की सलाह दी जाती है। तीसरा, आध्यात्मिक महत्व। अपवाद, ये एक अपवाद माना जाता है क्योंकि इस चीज में ये अच्छे फल देता है। तो विरोधाभासी रूप से इस योग को आध्यात्मिक कार्यों जैसे जब तक, दान, पूजा और श्राद्ध कार्य पूर्वजों के लिए अनुष्ठान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ज्यादातर जितने भी योग हैं, अशुभ योग हैं, वो सभी आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ बन जाते हैं। ये एक अपवाद है। इसलिए ऐसे लोगों को जितनी ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, पूर्वजों का अनुष्ठान करेंगे, तो उनका भविष्य अच्छा हो। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए इन कार्यों का फल कई गुना, कभी कभी 1 लाख गुना तक प्राप्त हो। संक्षेप में, व्यतिपात भारतीय ज्योतिष में एक शक्तिशाली, यद्यपि सामान्यतः अशुभ योग है, जो सांसारिक गतिविधियों के लिए वर्जित है, लेकिन गहन आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। अब प्रश्न 10 आया, और 10वें प्रश्न में फिर से इन्होंने वैधृति और व्यतिपात संभावना की सुपपत्तिक व्याख्या कीजिए, ऐसा। अब व्यतिपात अभी हमने बताया है, इसीलिए उत्तर में व्यतिपात के आगे सेम एज अबव हमने लिख दिया, क्योंकि जो आपने ऊपर लिखना है वही इस प्रश्न में फिर से रिपीट हो जाए। तो व्यतिपात को हमने सेम एज अबव लिखा है, क्योंकि फिर से बताने की जरूरत नहीं, वो आपको बता। हाँ, वैधृति हम बता देते हैं। तो वैधृतिपात क्या होता है? भारतीय ज्योतिष में वैधृति या वैधृतिपात भी व्यतिपात के समान ही एक महत्वपूर्ण और सामान्यतः अशुभ मानी जाने वाली खगोलीय घटना है। यह नित्य योग की श्रृंखला में 27वां और अंतिम योग है। अब इसकी खगोलीय परिभाषा क्या है वैधृतिपात की? वैधृतिपात एक विशिष्ट खगोलीय स्थिति है जो तब बनती है जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष संरेखण में होते हैं। वो क्या है? पहला कंडीशन है देशांतर का योग, जब सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट देशांतर, ट्रू लॉन्गिट्यूड्स का कुल योग ठीक 360 डिग्री, जिसे हम 12 राशि भी कह सकते हैं। सरल शब्दों में, जब सूर्य और चंद्रमा वापस एक ही जगह पर, एक ही डिग्री पर आ जाए। दूसरी कंडीशन है समान क्रांति या डिक्लिनेशन, इसके साथ ही दोनों की क्रांतियां भी समान होती हैं। तीसरी कंडीशन है समान अयन, दोनों उत्तरायण में या दोनों दक्षिणायन में होते हैं। चौथी कंडीशन है विपरीत गोलार्ध, एक उत्तरी में होगा तो दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ये वैधृतिपात की कंडीशन थी, जो कि व्यतिपात से अलग हैं। अब वहां पे भी ये डायग्राम था, यहां पे भी हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं।
व्यतिपात हमने बताया, सबसे पहले देशांतर का योग निकालते हैं, 180 आता है व्यतिपात में, 60, 120, 180 यहाँ पे हमने निकाला ये 150 या 50 के आगे 60 और आगे, तो देशांतर योग 150 210 बराबर 360 आया। तो व्यतिपात और वैद्युतिपात में पहला डिफरेंस क्या है? व्यतिपात में देशांतर योग सूर्य चंद्र का 180, वैद्युतिपात में देशांतर योग सूर्य चंद्र का 360। चंद्र उत्तरायण सूर्य दक्षिणायन व्यतिपात में, मतलब दोनों का अयन विपरीत होता है। आप देख सकते हो ये ऐसे चढ़ रहा है उत्तरायण पे चंद्रमा, और सूर्य उतर रहा है, समर सोलास्टाइस से नीचे जा रहा है शरद वाले संपात मतलब दक्षिणायन। दोनों उत्तरी गोलार्ध में हैं, देखिए यहाँ हरे ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे, दोनों की क्रांति 16 डिग्री है। वृद्धिपात में दोनों दक्षिणायन है, दोनों एक ही आर्म पे होंगे, समर सोलास्टाइस से विंटर सोलास्टाइस की तरफ जा रहे हैं। इसमें बीच में इनको दोनों को ऑटम इक्विनॉक्स या शरद संपात पड़ेगा। इस कारण से ये दोनों दक्षिणायन होंगे या दोनों उत्तरायण होंगे। गोलार्ध की बात करी जाए तो एक उत्तरी गोलार्ध में होगा तो दूसरा दक्षिणी अर्थात विपरीत गोलार्ध में होगा, पर दोनों की क्रांति का अंशात्मक मान सेम होगा। एक 8 डिग्री ऊपर है, एक 8 डिग्री नीचे है। हाँ, गोल विपरीत होने के कारण दोनों का गोलार्ध विपरीत। तुलनात्मक अध्ययन में हमने दे दिया है व्यतिपात का आयन गोल क्रांति के रिस्पेक्ट में व्यतिपात और वैधृतिपात, आयन में व्यतिपात विपरीत और वैधृति समान, गोल में व्यतिपात समान वैधृति विपरीत, क्रांति में दोनों समान। अब इसका ज्योतिषीय महत्व ही देख लीजिए आप। वैधृति योग को भी सामान्यतः अशुभ श्रेणी में रखा गया है और उसके प्रभाव व्यतिपात योग के समान ही हैं, शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। पंचांग में वैधृति योग की अवधि में भी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या किसी भी नए महत्वपूर्ण सांसारिक कार्य की शुरुआत करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों के सफल होने की संभावना कम होती है। व्यक्तिगत प्रभाव क्या होता है? इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में माना जाता है कि वे स्वभाव से थोड़े क्रोधी या जिद्दी हो सकते हैं और उन्हें जीवन में कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है आध्यात्मिक महत्व। व्यतिपात की तरह वैधृतिपात योग भी श्राद्ध, कर्म, दान, पुण्य, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। अर्थात आप पूजा पाठ के कर्म कर सकते हैं, वो आपके भविष्य के लिए अच्छे हैं, आपका जीवन अच्छा बनाएंगे। यही एक डिफरेंस है। जनरली हर कार्य के लिए अशुभ है, पर आप जितना ही ज्यादा पूजा पाठ करेंगे आपको अच्छे फल देंगे। तो संक्षेप में वैधृतिपात वह 27वां योग है जो पंचांग में अशुभ समय का संकेत देता है, लेकिन आध्यात्मिक और पितृ तर्पण से जुड़े कार्यों के लिए यह एक पवित्र समय बताता है और ऐसे लोग इन कार्यों को करेंगे तो उनका बहुत ही अच्छा होगा। तो मित्रों, इस तरह से ग्रह लाघव करण ज्योतिष का जो थर्ड सेमेस्टर एमए का पेपर 2024 का था, उसके सारे 10 प्रश्न का उत्तर हमने बता दिया है। तो मित्रों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।